हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले थे जीआईसी के ऊपर। ये वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है क्योंकि बहुत लोग आज की डेट में फॉरेन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, स्टडी वीजा के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो उससे पहले का ये प्रोसेस होता है कि आपको एक जीआईसी का अमाउंट सबमिट करना होता है। तो सैफी ने भी अभी फिलहाल में कनाडा के लिए अप्लाई करा है, तो उसने भी वीजा प्रोसेस से पहले जीआईसी का अमाउंट फिक्स किया है। तो इसमें आप लोग ये जान सकते हैं कि उसको क्या प्रॉब्लम फेस हुई थी, जो नॉर्मली हर स्टूडेंट को फेस होती है। तो ताकि आपको प्रॉब्लम फेस ना हो और आपका अमाउंट इजीली सबमिट हो जाए और आगे वीजा के लिए आपका एप्लीकेशन चले जाए, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। तो जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे थे, सैफी ने अभी हाल फिलहाल में अपना अकाउंट ओपन किया है। तो मैं आपसे सैफी ये पूछना चाहता था कि कौन सा बेस्ट ब्रांच है खोलने के लिए। जैसे बहुत सारे इंडियन ब्रांचेस भी हैं जो वहां पर है, और बहुत सारे जो है कैनेडियन बैंक्स भी हैं जिनकी ब्रांचेस यहाँ पर है। तो इसमें हम लोग इजीली खोल सकते हैं वाया ऑनलाइन और समथिंग। तो दोनों में से बेटर ऑप्शन कौन सा रहेगा? तो अगर आप जीआईसी जब मतलब कि सबमिट करने वाले हो तो इंडियन बैंक्स को ज्यादातर लोग कंसीडर नहीं करते हैं, जैसे कि मैंने भी नहीं किया था। रीजन ये नहीं कि हमारे इंडियन बैंक्स मतलब कि अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करते हैं। रीजन ये है कि जो बैंक्स की ब्रांचेस होती हैं मैक्सिमम प्रोविंस में वो अवेलेबल नहीं होती हैं, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को थोड़ा सा दूर ट्रैवल करना पड़ता है ब्रांच के लिए, या फिर कॉन्टेक्ट करने के लिए, या फिर कोई भी अमाउंट उन्हें लेने के लिए। तो इसलिए अवॉइड करते हैं स्टूडेंट्स इंडियन बैंक्स में जीआईसी सबमिट करने के लिए। तो सबसे अच्छा और सबसे इजी जो होता है वो होता है इंटरनेशनल बैंक्स में, जो कि तो ये तो ट्रैवल के ऊपर बेसिस हो गया। इंटरेस्ट रेट कौन ज्यादा देता है? और ऐसा तो नहीं है कि हम इंडियन बैंक में अगर अकाउंट ओपन करके वहां से ट्रांजैक्शन करें तो हमारा इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के ऊपर कोई ज्यादा अमाउंट कटेगा या फिर हमें ज्यादा पे करना पड़ेगा उन्हें? देखो कुशांत, सबसे पहली चीज, आप जब कैनेडियन बैंक में खुलवा रहे हो और कनाडा में जा रहे हो, तो आप जब ट्रांजैक्शन करोगे तो वो डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन है, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन नहीं है। सबसे पहली चीज, क्योंकि वो इंडियन बैंक नहीं, वो कैनेडियन बैंक है। ओके नहीं, जब हम इंडियन बैंक में खोल के वहां जा रहे हैं, जैसे हमने एसबीआई में अकाउंट खोल के हमने वहां से ट्रांजैक्शन किया, तो वो हमारा कंसिडर तो इंडियन बैंक ही होगा ना। तो उसमें जब हम इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो तब हमारा अमाउंट ज्यादा नहीं कटेगा उसकी सर्विस के टैक्स? नहीं, जीआईसी में इतना कुछ मतलब कि वो नहीं होता है कि आप वैसे भी एक स्टूडेंट हो, तो उसमें कोई ज्यादा मतलब इतना टैक्स वगैरह या फिर कोई मतलब कि इंटरेस्ट वगैरह या फिर कोई भी ट्रांजैक्शन का अमाउंट ज्यादा नहीं करता है, क्योंकि आप क्या है एक अमाउंट सबमिट किया हुआ है उसे निकाल रहे हो, बस दैट्स इट। तो जो इंडियन बैंक्स हैं वो भी इंटरेस्ट रेट देते होंगे और कैनेडियन बैंक भी देते होंगे, तो ज्यादा कौन देता है और प्रॉफिटेबल कौन सा रहता है? अगर इस चीज की बात करी जाए इंटरेस्ट रेट की और बाकी चीजों की, तो फिर इन सब में कैनेडियन बैंक जो है वो ओवरकम कर जाते हैं इंडियन बैंक को, क्योंकि जो वो इंटरेस्ट किस बेस पे देते हैं। आप जैसे कि मान लो कि आपको सितंबर इंटेक है और आपको मई तक आपका वो आ गया है वीजा, और आपने मई से पहले अपने अमाउंट सबमिट करा दिया जीआईसी का, क्योंकि वीजा फाइल करने से पहले कराना था। तो उसका फायदा ये होता है कि आप जब जाने वाले हो सितंबर में, तो उसमें वो डेट पूछता है कि आप कब आओगे। तो उस वक्त से पहले पहले आपने जब अमाउंट सबमिट किया तो उस पर इंटरेस्ट मिलता है आपको। आप उसे यूज तो करने वाले हो नहीं, तो जब तक वो कैनेडियन बैंक में रहेगा तो तब तक आपको इंटरेस्ट मिलता है, और वो ज्यादा ही देते हैं। सीआईबीसी थोड़ा कम देता है, स्कॉशिया सबसे ज्यादा देता है इंटरेस्ट स्टूडेंट को। मतलब इतना भी ज्यादा नहीं है कि आप बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हो, लेकिन ये है कि आपको मिलता है इंटरेस्ट रेट। और दूसरी चीज, जब आप सीआईबीसी या स्कॉशिया में बैंक अकाउंट खुलवाते हो तो उसके लिए आपको ऑनलाइन ही यहाँ से करना होता है, कभी आपको कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं है। सारा ये तो इजी मेथड हो गया कि ऑनलाइन हमें सारा करना होगा। हाँ। तो उसमें कोई ऐसा कोई मतलब हमें मिल जाता है रेफरेंस जिसपे हम लोग कोई हेल्प या कुछ मांग सके, जिसमें हमें कोई वे समझ नहीं आ रहा है कुछ? आप ट्विटर पे जा सकते हो, उनके वेरीफाइड अकाउंट्स होते हैं, उनसे कांटेक्ट कर सकते हो। क्योंकि कई बार क्या करते हैं स्टूडेंट्स, अवॉइड करते हैं कि यार मेरी में ये प्रॉब्लम हो रही है तो इंटरनेशनल कॉल करनी पड़ेगी, तो उसके चार्जेस वगैरह ज्यादा होते हैं। तो मेल वगैरह, मेल आईडी इनकी ज्यादा अवेलेबल नहीं होती है कुछ, मेल पे रिस्पॉन्स नहीं करते हैं। जैसे कि स्कॉशिया की मेल आईडी नहीं है। जो सीआईबीसी है उसका कोलैब इंडिया के साथ है, तो उसमें मेल आईडी मिल जाती है, लेकिन स्कॉशिया की नहीं है। तो आपको ट्विटर पे उनसे कांटेक्ट करना पड़ता है। बाकी जिनको अगर कॉल करना अगर चाहे जो कर सकते हैं, तो आप पोस्ट पेड सिम और बाकी जो इंटरनेशनल ओपन सिम्स होते हैं उनसे भी कॉल कर सकते हैं। आप ट्विटर पे उन्हें अपना नंबर दीजिए और उन्हें बोलिए कि आप मुझे कॉल करो, वो आपको कॉल करते हैं, आपको करने की जरूरत नहीं है। मैंने ऐसे किया था। क्या हुआ था कि मेरे को जब जीआईसी सबमिट कराना था, तो मैंने फर्स्टली डिसाइड ये किया था कि मैं स्कॉशिया में खुलाऊंगा, क्योंकि स्कॉशिया की काफ़ी अच्छी रिजल्ट मैंने स्टूडेंट के मुंह से सुने थे, उन्होंने काफ़ी अच्छे रिव्यू देते उनके उसके लिए। तो मैंने अराउंड $10,200 सबमिट कराया था। कैनेडियन डॉलर? हाँ, कैनेडियन डॉलर। मतलब स्कॉशिया में तो आई थिंक 10,000 ही होता है, 10,000 होता है। तो $10,000 मैंने जब सबमिट कराया था, तो मेरे को अपनी ब्रांच में, अपने जो मेरा बैंक है मतलब कि यहीं पे इंडिया में,
तो उसके पास गया मैं और उन्हें बताया कि मेरे को ऐसे ऐसे GIC सबमिट कराना है। तो उसके लिए उनकी जो मतलब कि जब आप अकाउंट खुलाओगे तो आपकी की सारी डिटेल विद स्विफ्ट कोड होता है उसके साथ आता है। तो वो सब किया, बैंक को सबमिट किया। बैंक ने अराउंड 24 to 48 आवर्स में वो वहाँ सेंड कर दिया और मेरे पास उनका वेलकम लेटर आ गया कि हाँ आपका GIC हो गया। बट मैंने जो मतलब कि रिफ्यूज़ क्यों होता है GIC, जो कि सबसे बड़ा इशू है स्टूडेंट्स का। जब आप बैंक को डिटेल देते हो, इंडियन बैंक को, कि हाँ ये मेरा अकाउंट है, उसमें रेजिडेंशियल एड्रेस डालना होता है। जो मेरे पासपोर्ट पे था मैंने वो ना डाल के, क्योंकि मैंने देहरादून से स्टडी करी थी तो देहरादून का पासपोर्ट था मेरा, तो वो डिटेल डाल दी। वो डिटेल ना डाल के मैंने रेजिडेंशियल वाला एड्रेस डाल दिया, जो कि मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो वो वाला एड्रेस डाल दिया। उसकी वजह से मेरा GIC रिजेक्ट हो गया, तो जो कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी मेरे लिए। मेरे को फिर उन्हें तो वापस कांटेक्ट करके उनको बताना पड़ा, जस्टिफाई करना पड़ता है फिर दोबारा से। तो मैंने उस चीज़ को मतलब कि काफ़ी हेक्टिक होने वाला था, तो मैंने उसको अवॉइड करके सीधे उनसे कैंसिल कर दिया और उन्हें वापस मेरा अमाउंट मेरे बैंक को दे दिया। और मेरे बैंक से फिर मैंने CIBC का ईजी प्रोसेस है, आपको कुछ नहीं करना है, NEFT करानी होती है अपने बैंक से, क्योंकि वो इंडियन बैंक मुंबई ब्रांच में उसकी है सिचुएट। तो वहाँ जाता है, फिर वहाँ से वो कैनेडियन डॉलर में ट्रांसफर करते हैं खुद से। तो आपको मतलब कि ये होता है कि रिजेक्शन का कोई मतलब कि एक पॉसिबल रीज़न होगा, वो बिल्कुल नहीं हो सकता CIBC में। तो स्कॉशिया में थोड़ा सा डब है एज कम्पेयर टू मेरे ओपिनियन से, वरना तो एज कम्पेयर टू और लोगों के हिसाब से स्कॉशिया भी ठीक है। बाकी जैसे अगर बहुत लोगों का जैसे वीजा रिफ्यूजल आ जाता है, तो जो अमाउंट होता है वो हम लोग कैसे, मतलब हमें वापस मिल जाता है या उसमें कुछ कट के आता है? क्योंकि आपने बहुत टाइम पे देखा, आपने रिफ्यूजल्स कितने आ रहे थे, जून जुलाई के अब रिफ्यूजल्स आए हैं, तो बहुत लोगों का रिफ्यूजल आ गया है, तो उन लोगों ने तो पहले अमाउंट सबमिट कर रखा है। तो अमाउंट रिटर्न जो आ रहे हैं लोगों के, वो आ भी रहे हैं या फिर उनमें से कुछ अमाउंट कट के आ रहा है? तो क्वेश्चन क्या होता है कि जब आपका रिफ्यूजल आ गया तो आप दोबारा अप्लाई करने वाले हो, रीअप्लाई करोगे वीजा को, तो GIC आप मतलब कि GIC मिल जाता है जो आप रिफ्यूजल शो करते हो तो मिल जाता है, वरना वैसे नॉर्मली मिलता नहीं है GIC। आप एक बार जो दे दोगे, तो क्या होता है कि ज़्यादातर स्टूडेंट रीअप्लाई करते हैं, तो GIC वापस लेने का कोई रीज़न नहीं बनता है। फिर आप दोबारा प्रोसेस कराओगे, फिर दोबारा आपको, तो वो तो आपका सेव है, तो आप रीअप्लाई करोगे, आप वो GIC का ऑफर लेटर आप लगा दोगे, उसके अंदर आपका वीज़ा अप्रूव हो जाएगा। तो ज़्यादातर स्टूडेंट यही करते हैं। मैंने भी अभी तक अपना GIC वहीं सबमिट रखा हुआ है, मैं अभी उसे मतलब कि निकालना नहीं चाह रहा हूँ या फिर और भी प्रोसेस नहीं करना चाहता, मैं बस अभी उसे स्टे रखना चाहता हूँ, बाकी और प्रोसेस चलने देते हैं। तो जैसे वो वहाँ पे स्टे है तो आपको उस पर इंटरेस्ट तो मिल रहा हो? हाँ, इंटरेस्ट वो कॉन्स्टेंटली मिलता है, वो इंटरेस्ट कॉन्स्टेंटली मिलता है। और वो आपको, आप जब उसमें से $2000 जो कि आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पर मतलब कि फर्स्ट टाइम जो अमाउंट मिलता है, तो उसमें जो $8000 जो रह जाता है उस पर भी इंटरेस्ट आपको पूरे ईयर मिलता है। जैसे जैसे आप निकालते जाओगे, जैसे जैसे वो आपको देते जाएंगे, उतने उतने अमाउंट पे आपको इंटरेस्ट मिलता जाएगा। तो इसका जो प्रोसेस होता है वो काफ़ी इजी है, जैसे ऑनलाइन भी कर सकते हो आप, जो बैंक ने बताया। बाकी मेरे को मेन बात ये जाननी थी, जैसे हम बहुत लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं अमाउंट, तो जैसे कैंडिडेट एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो स्पॉन्सर लेटर भी बहुत लोग दे देते हैं, उसके थ्रू उनको अमाउंट देना नहीं पड़ता है। तो ऐसा क्या है, मतलब कि उनको 1 साल शो करना पड़ेगा फिर स्पॉन्सर लेटर वर्क करता है, या आप स्पॉन्सर लेटर से इजीली वर्क कर सकते हैं? वो डिपेंड करता है आप SDS में फाइल कर रहे हो या नॉन SDS में फाइल कर रहे हो वीज़ा। ठीक है, अगर आप जब नॉन SDS में करोगे तब आपको स्पॉन्सर लेटर की जरूरत पड़ती है, वरना तो आप जब SDS में डालोगे तो आपको GIC लेटर चाहिए ही चाहिए, वरना आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा, आप एलिजिबल नहीं होगे वीज़ा अप्लाई करने के लिए। तो GIC आपको मैंडेटरी है SDS में डालने के लिए। तो यही होता है कि लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर SDS में डालते हैं, अमाउंट सबमिट किया, 1 साल की इंस्टीट्यूशन फीस सबमिट की और हो जाता है, उनका वीज़ा आ जाता है। क्योंकि नॉन SDS में क्या होता है, रिफ्यूज़ल के केसेस ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू नॉन SDS। अभी हमने रिसेंट में देखा है कि अभी कितने सारे रिफ्यूज़ल के केसेस आए, वो नॉन SDS में ज़्यादा आए एज कम्पेयर टू SDS। जैसे हमने पिछली वीडियो शूट करी, आप देख सकते हैं, हम डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे कि क्यों वीज़ा रिफ्यूजल्स SOP की वजह से आ रहे हैं और उसको आप कैसे ओवरकम कर सकते हो फर्स्ट टाइम में ही। जैसे हमारा तो अब सेकंड टाइम हो जाएगा, हमें अगर करना है, बहुत लोगों का भी फर्स्ट टाइम होगा, तो उनको बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो आप प्लीज़ वो वीडियो भी देखिएगा। हाँ, SOP भी बहुत वो होता है, लेकिन ये है कि GIC के ऊपर वीडियो, तो GIC ये है कि आपको सबमिट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक प्रॉपर तरीके से। और जहाँ पर प्रॉब्लम आती है वो यही है कि आप एड्रेस वगैरह पूरा प्रॉपर तरीके से डालो। और CIBC में इतना नहीं है, उसमें बहुत पार्शियल प्रोसेस है, मतलब आपको ज़्यादा मतलब कि ऐसा नहीं है कि आपको दोबारा वापस रिफंड करना पड़ेगा और फिर उसका दोबारा प्रोसेस, उसमें बहुत अमाउंट कट हो जाता है, वो प्रोसेसिंग चार्ज भी काटते हैं उसके अंदर। तो इसलिए उस चीज़ को अवॉइड करो, और वो अवॉइड इसी तरीके से हो सकती है जो मैंने आपको प्रोसेस बताया। बैंक को कांटेक्ट करो, वो इजीली आपका पूरा का पूरा रेमिटेंसेस ट्रांसफ़र कर देंगे और आपको GIC का ऑफर लेटर मिल जाएगा।
गाइस आज का सेशन यही था। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करिए। सब्सक्राइब कोई नहीं करता है, सब लोग सब videos व्यू देख करके लेते हैं, चले जाते हैं, लेकिन सब्सक्राइब कुछ कर सब्सक्राइब नहीं कोई रहा नहीं है। कर रहा है। तो सब्सक्राइब भी कीजिए और हम लोगों को मोटिवेट कीजिए और बताइए कि हम किस चीज़ की, किस कंटेंट के ऊपर वीडियो डालें। रिसर्च करेंगे, हमारे खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। अभी नेक्स्ट वीडियो हमारी जो है मेडिकल के ऊपर भी होगी और बायोमेट्रिक्स कैसे आप दे सकते हो इजीली तरीके से, उस चीज़ के ऊपर भी हम शूट करेंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।